नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख लोक नृत्यों को देखने वाले हैं। भारत के उन शास्त्रीय नृत्यों को देखने वाले हैं जो अलग पहचान रखते हैं और जिनका निर्माण शास्त्रों से हुआ है। शास्त्रीय नृत्यों की परिभाषा स्वाभाविक तौर पर उन्हीं नृत्यों से ली जाती है जिनका शास्त्रीय महत्व है या फिर शास्त्रों से जिनका उल्लेख है, जो बहुत ज़्यादा प्राचीन है, उन्हें शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। कुछ इस तरह से शास्त्रीय नृत्यों की परिभाषा दी जाती है। और जो नृत्य लोक सांस्कृतिक जीवन से जुड़े हुए हैं उन्हें लोक नृत्य कहा जाता है, जो अक्सर त्योहारों पर्वों पर किया जाता है। जिन नृत्यों को उन्हें हम लोक नृत्य कहते हैं, जो लोक जीवन में अपना महत्व रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को समझेंगे, लेकिन कुछ जानकारी मैं आपको पहले ही दे दूं कि ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा लोक नृत्यों का। अगर आप इस वीडियो को ईजी वे में समझना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर जो जो लोक नृत्यों के बारे में बताऊँगा, आप उनसे जुड़े कुछ पॉइंट्स अपने किसी नोट पे लिख लें, ताकि आपको ये वीडियो लंबा होने के बाद भी आपको लंबा ना लगे। क्योंकि आप खुद भी पढ़ते जाइए अपने स्तर पर लोक नृत्यों को। और जैसे अगर मैं कुचिपुड़ी की बात करूँ तो आपको आपको सीधे लिखना है कि कुचिपुड़ी, इसके आगे तमिलनाडु, यहाँ पर ये तमिलनाडु में होता है। फिर उसके बाद में आपको पॉइंट्स की कुचिपुड़ी में क्या क्या होता है। इस तरह से अगर आप अपने खुद के नोट्स भी तैयार कर लेते हैं तो आपको अपने एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, भारतीय समाज में नृत्य भावनाओं को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसका महत्व सिर्फ मनोरंजन से ही नहीं जुड़ा है, अपितु जन्म मृत्यु सुख दुख से भी जुड़ा है। परंतु सामान्यतः नृत्यों को आनंद का प्रतीक माना जाता है। नृत्य करके महिलाएं अपनी भावनाएं व्यक्त करती है, अपने रोज के कामकाज में इसे शामिल कर घर पर कार्य करती हैं। समृद्ध गायन, वादन एवं नृत्य की क्रिया भी लोक नृत्य से ही जन्मी है। दोस्तों, दिन भर खेतों में काम करने के बाद जब शाम को व्यक्ति घर पर लौटता है, महिलाएं लौटती है, और जब वे शाम को एकत्रित होते हैं तो उनके पास में पहले पुराने ज़माने में टीवी नहीं हुआ करती थी, उनके पास में मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो क्या करते, इसलिए उन्होंने सोचा कि अपने मनोरंजन के लिए गायन, जैसे हम देखते हैं कि गाँवों में गम्मत लगती है, भजन मंडल का आयोजन होता है, जगह जगह पर महिलाएं एकत्रित होकर अपने स्तर पर जो भी कर सकें वे करती है। तो उन्हीं में से एक इन नृत्यों का भी आयोजन हुआ। यही कारण है कि आप देखते हैं कि जब भी किसानी में थोड़ा सा भी टाइम किसानों को मिलता है, जैसे बोनी के बाद में, तो कुछ मेले इस समय पर भरने लगते हैं जहाँ पर नृत्य का आयोजन होता है। जब अप्रैल और मई के बीच में, मार्च अप्रैल में जब कटाई होती है फसलों की, तो उसके बाद में आपको मेले बहुत सारी संख्या में देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये, जब भी किसानों के पास में या फिर जो निम्न वर्ग है उनके पास में समय मिलता है, तो इस तरह की सांस्कृतिक परंपराएं निकल कर आती है और उनमें नृत्यों का भी महत्व बहुत ज़्यादा होता है। लोक नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो शास्त्रीय और दूसरा लोक नृत्य। लोक नृत्य को प्राकृतिक नृत्य भी कह सकते हैं, क्योंकि ये परंपराओं, जैसे कि हम कहते हैं कि जो ट्राइबल होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, वो आदिकाल से उस जगह पर निवास कर रहे हैं, तो भी उसके मूल अधिपति हैं। इसी तरह से जो ट्राइबल लोगों के जो नृत्य होते हैं या फिर जो आदिकाल से किसी क्षेत्र में परंपरा के रूप में नृत्य बन गए हैं, उन्हें हम लोक नृत्य कह सकते हैं। लोक नृत्य में साज, श्रृंगार एवं संगीत सभी अंतर्निहित होते हैं, यानी कि इसमें अच्छी सजावट होती है, श्रृंगार करते हैं और संगीत का भी बहुत ज़्यादा महत्व रखा जाता है। लोक नृत्य की परंपरा अनुसार लोक नृतक अपना श्रृंगार और वस्त्र धारण करते हैं। संगीत भी नृत्य के अनुकूल होता है और उसी के अनुसार वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। भारत में लोक नृत्य का अपना आदर्श है और अपने नियम विधान है, यानी कि सभी लोक नृत्य आप जिन भी क्षेत्रों में देखें तो सभी में आपको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वाद्य यंत्र, वेशभूषा देखने को मिल जाएंगी। उत्तर भारत का जो दक्षिण भारत अपनी लोक नृत्य संस्कृति है, धर्म, रीति रिवाज को, मान्यताओं को, श्रृंखलाओं की लोक निधि, यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य सांस्कृतिक विरासत की धरोहर है। भारत एक विशाल देश है और इसके प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी विशिष्ट संस्कृति और लोक नृत्य हमें देखने को मिलते हैं। तो हम इन्हीं भारत के विभिन्न लोक नृत्यों को देखने वाले हैं। इसी तरह आपको भी अपने एग्जाम में अपने 5 नंबर के उत्तर में, या फिर अगर बड़ा उत्तर पूछा
जाता है, तो उसमें इसी तरह आपको एक पैराग्राफ लिख कर समझाना है अपने एग्जामिनर को, और इसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो अब यहाँ से हम भारत के प्रमुख लोक नृत्यों को देखने जा रहे हैं। अगर आप किसी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बड़े एग्ज़ाम की तैयारी आपकी है, जैसे नेट हो गया, नेट जेआरएफ हो गया, और अगर आपको भारतीय कला और संस्कृति को जानना है तो आप नितिन सिंघानिया की किताब को ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत को देखते हैं, और जैसे हम इकोनॉमिक्स में हम रमेश सिंह को देखते हैं, उसी तरह से नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा लिखने में योगदान है, और इनकी किताबें काफ़ी पॉपुलर है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। हालांकि हम अभी एमए लेवल के वीडियो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो एसएल वर्ग की किताब से है, जिसकी जानकारी मैं वीडियो के आखिर में आपको दूंगा। लेकिन अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला संस्कृति को अच्छे से जानना चाहते हैं, तो आप नितिन सिंघानिया की बुक को ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भारत के प्रमुख लोक नृत्य हम देखते हैं। दोस्तों, पहले हम यहाँ पर एक लिस्ट के रूप में इन्हें देख रहे हैं, तो इस लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। इनमें से अगर कुछ भी आपको याद में आ जाते हैं और आप उन्हें लिख देते हैं तो आपका उत्तर बहुत बेहतर हो जाएगा। हालांकि हम यहाँ पर पूरे लोक नृत्य नहीं देख रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोक नृत्य है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य देख रहे हैं जो सिर्फ उस राज्य में होता है। जैसे मध्य प्रदेश में पंडवानी और गणगौर नृत्य है। गणगौर नृत्य ये गणगौर पर्व के समय पर होता है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी है, कर्नाटक में यक्षगान है, राजस्थान में घूमर है, तहर ताली है, भवाई नृत्य है, जम्मू कश्मीर में कूद, डंडी नाच, रफऊ, बिहार में छऊ, विदेशिया, जाट जतिन है, नागालैंड में लीम और छोंग है, गोवा में मंदी और ढकनी है। आपको भी यहाँ पर स्क्रीन पर देखकर अपने मन में दोहराना है, इससे चीज़ें आज जल्दी होती है। झारखंड में विदेशिया और छऊ है। अब यहाँ पर देखिए कि बिहार में भी छऊ है और झारखंड में भी छऊ है, तो इसका एक कारण यह है कि बिहार और झारखंड एक समय पर एक हुआ करते थे और इनकी साझी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, इसलिए जो दोनों की बॉर्डर जहाँ पर मिलती हैं तो उन क्षेत्रों में हमें छऊ जो लोक नृत्य है वो देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में हमें पंथी लोक नृत्य देखने को मिलता है, और जो असम है वहाँ पर बिहू, गुजरात में गरबा, पंजाब में भांगड़ा या गिद्दा, महाराष्ट्र में तमाशा या लावड़ी, उत्तर प्रदेश में कजरी छोलिया, हिमाचल प्रदेश में छपेली दांगी या थाली, केरल में कथकली, पश्चिम बंगाल में जात्रा ढाली छाऊ, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, और उड़ीसा में जो है ओडिसी या घूमरा। तो इस तरह से कुछ एक एक नोट्स नृत्य अगर आपको याद हो जाते हैं और कम से कम 10-12 स्टेट के बारे में भी आपको याद हो जाते हैं, तो आपका उत्तर कम से कम 3-4 पेज पे पहुंच जाएगा और आपका उत्तर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने लगेगा। जैसे मध्य प्रदेश में आप गणगौर याद कर ही सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी आपको याद हो जाएगा, कर्नाटक में यक्षगान हो जाएगा, राजस्थान में बाकी कुछ हो ना हो घूमर तो हो ही जाएगा। घूमर घूमर जो गाना होता है वो राजस्थान का ही है। जम्मू कश्मीर में आपको डंडी नाच याद हो सकता है। बिहार में आपको छठ से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि छठ की जो पूजा होती है वो बिहार क्षेत्र में बहुत ज़्यादा छठ पूजा का महत्व है, इसलिए बिहार और झारखंड का आप दोनों का मिलाकर छऊ और विदेशिया कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लोक नृत्य दोनों होते हैं। इस तरह से आपको अगर नागालैंड का याद ना हो, गोवा का याद ना हो, छत्तीसगढ़ का भी याद ना हो, तो असम का आपको याद हो ही सकता है बिहू, गुजरात का गरबा ये आपको याद हो जाएगा, पंजाब में भांगड़ा आपको याद हो जाएगा, महाराष्ट्र में तमाशा आपको याद हो सकता है। इसके अलावा आपको भले ही उत्तराखंड ये चीज़ें याद ना हो, लेकिन केरल में आपको कथकली याद हो सकता है क्योंकि ये सिंपल है। पश्चिम बंगाल में जात्रा आपको याद हो सकता है, इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी याद हो सकता है। उड़ीसा के नाम से ओडिसी आपको याद हो सकता है। मणिपुर का मणिपुरी नृत्य आपको याद हो सकता है। इस तरह से कुछ चीज़ें जो आपको आसानी से याद हो जाएं उन पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय के हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। अब हम इन लोक नृत्यों का विवरण देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको अपने पॉइंट्स को अच्छे से लिखना है।
पंडवानी देखिए तो पंडवानी नृत्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। यह एकल नृत्य है। जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी 1 नवंबर 2000 से पहले एक हुआ करते थे, एक राज्य हुआ करते थे। तो इनकी कुछ बॉर्डर एरियाज़ में कुछ ऐसी परंपराएं, संस्कृति हैं जो मिलती हैं। उन्हीं में से एक है पंडवानी लोक नृत्य। और इस नृत्य में गायन एवं नृत्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से पांडवों पर आधारित घटनाओं का चित्रण होता है। हम यहाँ पर बहुत कम समय में और बहुत कम फैक्ट के साथ चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि हम एमए लेवल पर बात कर रहे हैं। अगर हम किसी सिविल सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें पूरे उनकी जो मुद्राएं हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें डिटेल में बतानी होती। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि अगर आपको डिटेल में चीज़ें पढ़ना है तो आप नितिन सिंघानिया की बुक को देख सकते हैं। गणगौर नृत्य, लोक नृत्य की बात करें तो गणगौर नृत्य जो नृत्य है वो निमाड़ अंचल में पारंपरिक अनुष्ठान का जो नृत्य है वह है। यह चैत्र माह में पड़ने वाले गणगौर पर्व में किया जाता है। गणगौर एक लोक देवी है जो पार्वती का प्रतीक है। गणगौर के जो पति ईश्वर को शिव, सूर्य, विष्णु तथा ब्रह्मा माना गया है। गणगौर में घड़ियाल ईश्वर की अलग अलग मूर्तियां बनाकर घर घर में पूजा करने की प्रथा है। गणगौर के गीत लोकगीत ही काव्य सशक्त उदाहरण हैं। गणगौर गीतों के साथ नृत्य की परंपरा जुड़ी हुई है। इसी तरह आप असम में जो लोक नृत्य है बिहू, यह कछारी जाति द्वारा यहाँ पर किया जाता है, कछारी जनजाति द्वारा। और बिहू जो है फसल की कटाई के दौरान किया जाता है। आप ज़्यादातर लोक नृत्यों को देखेंगे तो वह या तो फसल की कटाई के समय किए जाएंगे या फिर फसल की बुआई के समय पर किए जाएंगे, क्योंकि जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं या फिर जो हमारी जितनी भी प्रथाएं हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है भौगोलिक स्थिति में और समय काल में। क्योंकि इस समय पर किसानों के पास में ज़्यादा समय रहता है और उनके पास में कुछ पैसे भी होते हैं, इसलिए ऐसे लोक नृत्य या फिर मेले त्यौहार हमें उसी समय देखने को मिलते हैं जब या तो किसान अपनी फसल की बोनी करके फ्री हो जाते हैं या फिर अपनी फसल की कटाई करके फ्री हो जाते हैं, उनके पास कुछ पैसे आ जाते हैं। तो ऐसी परंपराएं हमें उसी समय देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नौटंकी को देखिए तो नौटंकी नृत्य को छंद, दोहा, हरि गीतिका, कव्वाली, गजल आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें गायन, अभिनय, नृत्य आदि सारी विधाएं शामिल रहती है। यह बहुत ही रोचक नृत्य है। भारत के उत्तर प्रदेश में किया जाने वाला नौटंकी लोक नृत्य प्राचीन काल से ही काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। लोक नृत्य में बहुत से रस शामिल रहते हैं, जैसे कि हास्य, वीर आदि। यानी कि यह नौटंकी, जैसे हम कहते हैं ना कि नौटंकी कर रहे हो क्या, क्यों मैं नौटंकी कर रहे हो क्या, तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि नौटंकी एक प्रकार से नाटक होता है जहाँ पर कुछ लोग नौटंकी करते हैं और यह नृत्य के फॉर्म में आपको दिखाया जाता है। इसमें कई सारे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे रस का इस्तेमाल होता है, यानी कि यहाँ पर आपको हंसी भी आएगी, आपको यहाँ पर वीरता का भी एहसास होगा और यहाँ पर आपको दुख भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने नौटंकी को देखा। अब गुजरात का गरबा देख लीजिए तो गरबा आपको बहुत ज़्यादा याद ही होगा, क्योंकि दशहरे के समय पर जब नवरात्र चल रहे होते हैं तो उस समय पर देश के कोने कोने पर हर ज़िले में कहीं ना कहीं आयोजन गरबों का होता ही है। इसीलिए आपको पता होगा गरबा जो कि गुजरात से संबंध रखता है, लेकिन यहाँ भारत के कई हिस्सों में भी होता है। जैसे आपको पता होगा गरबा नृत्य के द्वारा माँ दुर्गा की आराधना की जाती है और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के लिए गरबा का उपयोग किया जाता है और गरबा के जरिए माँ दुर्गा के प्रति अपना समर्पण व्यक्त किया जाता है। अब कर्नाटक का लोक नृत्य देखिए यक्षगान। तो यक्षगान एक पारंपरिक नृत्य नाटिका है, यानी कि नृत्य करते हुए यहाँ पर एक नाटक किया जाता है और इस नृत्य को विशेष तौर पर धान के खेतों में रात के समय प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें युद्ध से जुड़े पहलुओं को दर्शाया जाता है। अब पंजाब को देखिए तो पंजाब में भांगड़ा नागलबांध यहाँ पर स्थित है और भांगड़ा से आप याद रख सकते हैं क्योंकि भांगड़ा पंजाब में ही होता है, बल्ले बल्ले वाला। तो मुख्यतः यह लोक नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पंजाब में इसे त्योहारों और उत्सवों पर किया जाता है। यहाँ पर जितने भी लोक नृत्य हैं उनमें से अधिक आपने कहीं ना कहीं किसी वीडियो में या फिर किसी फिल्म में ज़रूर देखा होगा। इसीलिए बस अपने दिमाग को ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि आपने ये कहीं ना कहीं देखा है। बाकी ये चीज़ें ज़्यादा कठिन नहीं है कि आपको याद ना हो सके। राजस्थान की बात करें तो घूमर
तो यहाँ पर घूमर लोक नृत्य, अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो उसमें यहाँ पर घूमर नृत्य को यहाँ पर दीपिका पादुकोण करती हैं और यह काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इसमें ज़्यादा प्रसिद्धि इसके हैवी वेट, जो बहुत ज़्यादा वजनदार इसकी जो ड्रेस होती है, लाचा होता है, जिसके कारण ये और ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो घाघरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा फैलता है और काफ़ी ज़्यादा गोल गोल जब महिलाएं घूमती है तो काफ़ी गहरा बनाता है, जिसके चलते भी यह ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जो उत्सव या फिर त्यौहार होता है उस समय पर ये किया जाता है। और घूमर नृत्य सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तहर ताली नृत्य की बात करें तो ये भी राजस्थान का है और यह महिलाओं द्वारा पुरुष प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें होता ये है कि पुरुष भजन गाते हैं और महिलाएं नृत्य करती है। और इसमें कुछ खास बात ऐसी है कि महिलाएं अपने पूरे शरीर में मंजीरों को बांध लेती है। जब पुरुष गाता है तो महिलाएं जो होती है वो गीत के साथ लय बनाकर बजाती है मंजीरों को, इसलिए इस नृत्य को देखना और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आप चाहें तो थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। कुछ नृत्य अगर आपको पता नहीं है और उनमें इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उनके वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हैं। जैसे कि मुझे तहर ताली नृत्य बहुत अच्छा लगा कि कैसे हर एक आदमी आ रहा है और एक महिला डांस करते करते उसकी आवाज़ के साथ में अपने जो मंजीरे हैं उनका म्यूज़िक बना रही है। तो ये बहुत ही कठिन भी होता होगा और बहुत ही मज़ेदार भी होता होगा, इसलिए मैंने इसके वीडियोस यूट्यूब पर देखे और ये बहुत ही कमाल का नृत्य होता है। इसके बाद में देखिए भवई। भवई नृत्य भी राजस्थान से संबंधित है और राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में इसको किया जाता है और यह काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। और ये भी आपने किसी न किसी फिल्म में ज़रूर देखा होगा, क्योंकि इसमें एक महिला होती है, वो अपने सिर पर बहुत सारे मटकों को रख लेती है। 8 से 10 मटके रखे होते हैं, ऐसा लगता है कि अब बस फूट ही जाएंगे, एक गलती और फूट गए। और उसके ऊपर से ये महिला किसी ग्लास या फिर किसी थाली की जो पैनी नोक होती है उसमें खड़े होकर डांस करती है। तो ये डांस भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और ऐसा डांस भी आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। बस आपको इनका नाम याद रखना है और ये याद रखना है कि ये कैसे होता है। महाराष्ट्र के लोक नृत्य को देखिए तो यहाँ पर तमाशा को देखिए तो यह महाराष्ट्र में किया जाने वाला नाटिका नृत्य है, यानी कि नाटक करते हुए नृत्य किया जाता है। इसमें महिलाएं मुख्य भूमिका निभाती है और यह महाराष्ट्र का बहुत प्रसिद्ध सफल लोक नृत्य है। इसमें हारमोनियम, घुंघरू, मंजीरा आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में देखिए लावड़ी। तो लावड़ी भी महाराष्ट्र का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है और इसमें पारंपरिक जो महाराष्ट्रियन ड्रेस है उसे पहना जाता है और इसका उद्देश्य या फिर इस नृत्य में अध्यात्म एवं श्रृंगार दोनों ही भावों को दिखाया जाता है। जम्मू कश्मीर के रफू नृत्य को देखिए तो भारत के जो जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय नृत्य है, यहाँ पर फसल की कटाई जब हो जाती है तो उस समय पर इस नृत्य को महिलाओं के द्वारा, जो जम्मू कश्मीर की पारंपरिक ड्रेस है उसमें किया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य को देखें तो पंथी लोक नृत्य, जो छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु घासीदास थे, उनके पंथ से ही पंथी नृत्य का नामकरण हुआ और मुख्य रूप से निर्गुण विचारधारा पर आधारित लोक नृत्य को यहाँ पर किया जाता है और सतनामी समुदाय के द्वारा इसे किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक झांझ एवं मृदंग की ध्वनि पर सफ़ेद धोती पहनकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान अचंभित करने वाले कारनामे भी दिखाए जाते हैं। यह नृत्य आध्यात्मिक भावनाओं पर आधारित होता है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश का जो कुचिपुड़ी है उसे देखिए तो आंध्र प्रदेश का जो कुचिपुड़ी है, इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचिपुड़ी के नाम पर किया गया है। यानी कि कुचिपुड़ी नृत्य का नामकरण एक गांव के नाम पर किया गया है जो कि आंध्र प्रदेश का एक गांव है। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रदर्शन, और ये शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में भी आता है। कुचिपुड़ी जो 7 या 8 शास्त्रीय नृत्य है उनमें से भी ये एक है। एक तो हो गया कुचिपुड़ी, एक है मोहिनी अट्टम, एक है कथकली, एक है भरतनाट्यम, फिर एक आ जाता है मोहिनी अट्टम जिसके बारे में हमने बात कर ली, फिर एक मणिपुरी नृत्य आ जाता है, फिर एक ओडिशा का ओडिसी आ जाता है। इस तरह से कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं। तो यहाँ पर जो कुचिपुड़ी है यह पहले मंच को पूजा जाता है और फिर इस नृत्य में कर्नाटक संगीत के साथ साथ मृदंग, वायलिन आदि यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है और इसमें कुछ विशेष आभूषण हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए केरल के लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रमुख लोक नृत्य है। पहला तो है मोहिनी अट्टम, और जैसे कि इसके नाम से ही आपको
ये पता होगा कि जब भगवान शिव ने भस्मासुर नाम के एक राक्षस को ये वरदान दे दिया था कि जिस पर भी तुम हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, तो इसके बाद में जो भस्मासुर है उसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहला व्यक्ति भगवान शिव को ही चुन लिया और वो उनके पीछे ही हाथ धो के पड़ गया कि अब मैं आपको ही भस्म करूँगा। जहाँ पर उन्हें बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और फिर नृत्य करते करते फिर आखिर में वो नृत्य में उनके जैसा करने लगा, कौन? भस्मासुर। और दोनों नृत्य करने लगे और फिर उसके बाद में मोहिनी ने एकदम से हाथ अपने सिर पर रखा। उसी तरह भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया और वो खुद भस्म हो गया उसकी ही गलती से। तो जो भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार है या फिर जो पौराणिक महत्व है उसे दर्शाने के लिए यहाँ पर मोहिनी अट्टम किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मोहिनी नाम से ही आपको समझ में आता है कि जो मोहित कर ले। अगर आप किसी को मोहित करना चाहते हैं तो आपकी जो आंखें हैं उनका नज़ारा या फिर जो आपके हाथ है या फिर हाव भाव हो उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इसी तरह जो मोहिनी अट्टम है उसमें नृत्यों के हाव भाव, आँखों के चेहरे, आँखों के और हाथों के जो हाव भाव है उनका बहुत ज़्यादा नृत्य होता है। इसमें जो नृत्य करने वाली महिलाएं होती है वे केरल की विशेष सफ़ेद रंग की सुनहरी जरी वाली साड़ी पहनती है। यह नृत्य मूल रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं पर और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित है। दोस्तों इसके बाद में कथकली को देखिए। कथकली एक नृत्य नाटिका है, यानी कि यह एक नाटक है नृत्य करते हुए, और इसमें एक कथा का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें या तो पुराणों में जैसे महाभारत या रामायण के कोई चरित्र का यहाँ पर रूपांतरण किया जा सकता है। इस नृत्य में विशेष आभूषण, आपने कथकली में देखा होगा कि रंग बिरंगे कलर का जो विशेष आभूषण होता है, आँख में आपको बहुत ज़्यादा कलर आपको देखने को मिलेगा, पूरा चेहरा कलर हुआ होता है और सिर पर एक बड़ा सा मुकुट लगा होता है, और हाथ की मुद्राएं और आंखें की मुद्राएं, जो आंखें इधर उधर डोलती है, इसमें बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और अगर आपने कभी भी कोई साउथ की फिल्म देखी होगी तो उसमें आपने कथकली डांस को जरूर देखा होगा। दोस्तों उत्तराखंड का लोक नृत्य देखें तो छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य विवाह के मौके पर किया जाता है। जब बारात निकलती है तो कुछ पुरुष पारंपरिक नृत्य पहनकर इस नृत्य को करते हैं और दुल्हन के घर तक जाते हैं। इसे छोलिया नृत्य कहते हैं। बिहार का लोक नृत्य देखें तो विदेशिया लोक नृत्य, और यह भोजपुरी भाषा में किया जाता है विदेशिया नृत्य, और मनोरंजन से भरपूर होता है। साथ ही इसमें एक मैसेज होता है समाज की बुराइयों को दूर करने का, यानी कि हंसाते हंसाते कुछ अच्छी बातें सिखाना विदेशिया लोक नृत्य का उद्देश्य होता है। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य को देखते हैं तो यह छाऊ नृत्य है। पश्चिम बंगाल का छाऊ नृत्य गीत संगीत से भरपूर होता है और यह बहुत ही सशक्त छवि वाला नृत्य है। छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा, बिहार में भी किया जाता है। इन प्रदेशों में यह नृत्य कई मौक़ों पर किया जाता है, जैसे सूर्य पूजा आदि। इस नृत्य में रामायण एवं महाभारत आदि घटनाओं का भी वर्णन किया जाता है, और इसका जो मुखौटा होता है इस नृत्य के दौरान वो काफ़ी एक्साइटिंग होता है और वो काफ़ी देखने लायक होता है। यहाँ पर जात्रा देख लीजिए। जात्रा भी एक नाट्य अभिनय है, यानी कि नाटक करते हुए नृत्य को करना। एक ऐसी नृत्य फॉर्म जो नृत्य होते हुए भी उसमें ऐसा लगता है कि नृत्य के जरिए ये व्यक्ति कुछ बताना चाह रहा है, कुछ समझाना चाह रहा है, तो उसे नृत्य नाट्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो जात्रा है इसमें अभिनय के साथ साथ गीत संगीत वाद विवाद आदि होता है, यानी कि नाचते नाचते किसी के साथ वाद विवाद करने लगना, किसी को समझाने लगना, तो ये इसमें जात्रा में होता है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य थाली देखिए। तो शादी आदि के जो विभिन्न त्यौहार होते हैं, शादी विवाह होते हैं, उसमें थाली नृत्य को किया जाता है। इसमें एक नर्तक और एक गायक एक गोले के घेरे में बैठते हैं, गोल घेरे में बैठते हैं, और नर्तक एक एक करके अपनी प्रस्तुति देते हैं। और इस नृत्य में नर्तक एक विशेष ढंग से अपने शरीर को हिलाता है, और थाली नृत्य को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए नर्तक सिर पर पानी से भरा एक लोटा रखकर भी नृत्य करता है। यानी कि जो बॉबी देओल का आपने देखा था एनिमल मूवी में, शराब जो सिर में रखकर वो करता है, तो ये शायद यहीं से लिया गया हो, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही परंपराएं हैं कि सिर पर एक लोटा रखकर नृत्य करता है, उसे काफ़ी अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इसके बाद में ओडिशा का ओडिसी नृत्य को देखिए तो यह शास्त्रीय नृत्य भी है, और भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु के अवतार की कथाएं इसमें बताई जाती है। साथ ही भगवान जगन्नाथ जो कि पुरी में है,
उनका भी यहाँ पर वर्णन किया जाता है। ओडिसी नृत्य के कई पुरातात्विक प्रमाण पाए गए हैं। ओडिसी नृत्य में हस्त मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और यह अपना ज़्यादा महत्व रखता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया, इस तरह से हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। क्या यहाँ पर प्रमुख लोक नृत्य हमने देखे और जो हमारी जानकारी थी पर्यटन में ऐतिहासिक इतिहास का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री इन टूरिज्म, इस किताब से थी। और इस किताब के जो लेखक है डॉक्टर S.L. वरे, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। अगर आप MA लेवल पर कोई किताब देख रहे हैं तो आप इनकी किताब ले सकते हैं, और अगर आप आर्ट एंड कल्चर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप नितिन सिंघानिया की बुक को रेफ़र कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिन्हें इस तरह की टॉपिक्स की ज़रूरत है और अपने एग्ज़ाम को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, केवल वही लोग प्रगति कर पाते हैं जो अपनी गलतियाँ सुधारने के प्रति सजग रहते हैं। अगर आप समय रहते अपनी गलतियों को नहीं सुधारते हैं, आप अपनी कमियों को नहीं निखारते हैं, तो आप प्रगति नहीं कर पाएंगे, आप वहीं के वहीं रह पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि आज जो आप हैं कल आप उससे बेहतर होंगे। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।